जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ये उन शादीशुदा जोड़ों के लिए खुशखबरी आपके लिए लेके आए हैं जो कि औलाद के ख्वाहिशमंद है। बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, या डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी औलाद नहीं हो सकी, तो आप पुरुमीद रहें। दिल अपने मतलब मायूसी ना करें, क्योंकि मायूसी वैसे भी गुनाह होती है। तो आपसे हम मुतारिफ करवाएंगे हमारे डॉक्टर्स को। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी IVF टेक्नोलॉजी बांझपन के इलाज का जदीद तरीक़ेकार मुतारिफ कराने का सहरा स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन डॉक्टर किरण शाहिद और इनके शौहर बैरिस्टर शाही शकूर के सिर जाता है, जो 1989 से ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में मुकीम है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के बानी डॉक्टर ब्रूस ब्लैंच के साथ बाहमी इश्तराक से कराची के इलाके क्लिफ्टन नस्ब 3 तलवार में ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। और हमारे साथ आज बात करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर राहत नजम कुरैशी जो कि कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। माशाल्लाह, आपको वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। आपका दुपट्टा ड्रेस मुझसे मैच हो गया, ये कैसे कोइंसिडेंस हो गया? कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। एग्जैक्टली। मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराहट के साथ मैम ने आगाज कर दिया है, मतलब दूसरे सेगमेंट का। उसी के साथ साथ बढ़ते हैं, एक हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर साहिबा एक और हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सफिया शरीफ, जो कि नेशनल मैनेजर क्लिनिकल सर्विसेज एंड फर्टिलिटी काउंसलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी भी बहुत हसीन मुस्कुराहट है और आपको भी मैं वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे शादीशुदा जोड़े मैंने जिक्र किया, आप लोग कह देते हैं कि तुम तो बांझ हो। ये एक वर्ड ऐसा है कि औरत के लिए बहुत तकलीफ दे होता है। मतलब अगर किसी की भी औरत को ये बात कह दी जाए, या उसको हमारा माशरा भी नहीं जीने देता ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो शादी से कुछ, एक तो पहले टाइम बताइएगा कि कितने टाइम में जो है माँ कंसीव कर ले बेबी को और हो जाना चाहिए बेबी, और बांझपन से क्या मुराद है, और क्या बांझपन सिर्फ मर्दों में पाया जाता है और औरतों में पाया जाता है, मर्दों में नहीं होता, और क्या दोनों का इलाज जो है वो मुमकिन है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कहकशां। पहली बात तो ये कि अब अगर किसी कोई शादीशुदा जोड़ा है जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और अगर वो दोनों यंग हैं और मेडिकली फ़िट हैं और दोनों साथ ही रहते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे मुल्क में ये होता है कि मर्द जो है वो कहीं और काम कर रहे हैं, बीवियाँ घर पाकिस्तान में अपने ससुराल में या मेके में रह रही हैं, तो लेकिन अगर दोनों साथ हैं और दोनों का साथ है, तो उस सूरत में आम तौर पे 80% शादीशुदा जोड़े जो हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी या हमल के बारे में पता चल जाता है। ठीक है। बाकी जो 20% रह जाते हैं उनमें से 10% मज़ीद 1 और साल उनको लग जाता है हमल ठहरने में, प्रेग्नेंट होने में। तो कम से कम अगर आप यंग हैं और आप फिट हैं, मेडिकली फ़िट हैं, आप कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, आपको किसी नशे की आदत नहीं है, जैसे मर्द होते हैं कभी कभी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, वो भी आपकी उसकी इफ़ेक्ट कर सकती है फर्टिलिटी को, तो उस सूरत में थोड़ा तो टाइम देना चाहिए। अगर ऐसी सूरत का हाल नहीं है तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन यंग लोगों को तो देना चाहिए। सो जहाँ तक बांझपन का ताल्लुक है, तो बांझपन जो है ये एक हमारा अपना लफ्ज़ है जो कि हमारी उर्दू लैंग्वेज में है, लेकिन अब जो है वेस्टर्न जो लैंग्वेज के अंदर अब हम ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते बांझपन का, ये पुराने ज़माने का लफ्ज़ है। अब जो है ना, हम ये कहते हैं कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है और उनको हमल ठहरने में देर लग रही है, तो हम कहते हैं कि उनकी फर्टिलिटी कम है। हम ये नहीं कहते कि वो इनफर्टाइल हैं, यानी कि इसीलिए जो कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, इसका नाम फर्टिलिटी सेंटर है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वो औरतें आई जिनके 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं, मगर यहाँ पे वो ख़वातीन और वो शादीशुदा जोड़े आए जो चाहते हैं कि अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। जी। सो ये कॉन्सेप्ट जो है बांझपन का, ये बहुत पुराने सहीफ़ों में, पुरानी किताबों में ये हम लफ्ज़ देखते थे, लेकिन अब आजकल के ज़माने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। और ज़्यादातर सिचुएशंस के अंदर, ज़्यादातर में अगर सपोजिंग कि मर्द या औरत, अगर दोनों में से किसी एक को कोई कमज़ोरी है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज होता है, लेकिन सिर्फ ये बात है कि आपको सही तरीके से सही जगह जाना चाहिए। अगर आप गलत जगह चले जाएं तो कभी कभी आपको उसके बहुत गलत असरात भी होते हैं, पैसा भी लगता है, टाइम का बहुत ज़िया हो जाता है। बिल्कुल। सो आप सही जगह जाएं ताकि आपको सही मशवरा मिले, सही इलाज हो, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी आप इलाज, अच्छा इलाज करा रहे हैं उसमें अल्लाह बरकत डाल दे।
इंशाल्लाह। अच्छा मैम, क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई पेशेंट देखा कि अल्लाह पाक की तरफ से ही जो है वो औलाद कंसीव नहीं कर सकते, या फिर औलाद इलाज जो है वो मुमकिन है औलाद होने का? बहुत कम ऐसा होता है कि आप जो है ख़ासतौर पर अगर आप यंग हैं और आप फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, तो फिर बहुत कम ऐसा होता है कि औलाद ना हो। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी शादी बहुत देर से जाके हो, या आपको बहुत सारी बीमारियां हों, जैसे अब हमारे मुल्क में शुगर की बीमारी है जिसको, या डायबिटीज़ है, या जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, या हाइपरटेंशन है, या फिर कभी कभी थायराइड की बीमारी होती है, या फिर कभी कभी एस्थमा होता है, या और भी ऐसी बीमारियां होती हैं। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं जिसकी वजह से वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वो दवाइयाँ जो हैं वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, ख़ासतौर पर मर्दों की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं। स्मोकिंग हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आम है, तो स्मोकिंग से मर्दों की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। सो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। और लेकिन अब जो है, जहाँ तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है, साइंटिफिक नॉलेज इतनी एडवांस कर गई है, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं। ज़िंदगी की शुरुआत के जो राज हैं वो अल्लाह के पाक के पास हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पास नॉलेज है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है। तो जो भी अच्छी तरीके का जो इलाज है, जो अच्छी जो मशवरे हैं, वो उससे मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कि ज़्यादातर लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर और उसकी सर्विसेज के बारे में मुझे और हमारे नाज़रीन को बताइए। सो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर एक बहुत ही अच्छा और बहुत वाहिद सेंटर है इस वक्त कराची में, जिस बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत टाइम से ये इस वक्त वो मौजूद है। दूसरी बात ये कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ ये चल रहा है, तो इसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इलाज के और जितने भी स्टाफ की ट्रेनिंग है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से ही करके लोग ट्रेनिंग आते हैं। तो ऐसे कोई हाफ बेक्ड या आधा पुचाधा कोई अपनी जो है ट्रेनिंग करके नहीं आते, प्रॉपर ट्रेनिंग से आते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट सेंटर में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो लोग आते हैं वो सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ IVF या जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है सिर्फ उसके लिए इलाज के लिए आए, पर हर तरह के लोग, हर तरह के कपल्स आ सकते हैं मशवरे के लिए और अपने आप को सही रास्ते पे डालने के लिए कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर कपल आता है हमारे पास वो सिर्फ IVF के इलाज के लिए या टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज के लिए आता है, बल्कि वो अपने कॉम्प्रहेंसिव एक अपना असेसमेंट कराने के लिए, अगर वो परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं, या कोई तशवीश है उनके जहन के अंदर या परेशानी है, तो वो आके सिर्फ मशवरा भी कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छी वहाँ पे सर्विस है, जो फर्स्ट विज़िट होता है वो फ्री विज़िट होता है। वाओ। सो उसमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ उनकी हिस्ट्री के अंदर, उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री में, या उनके जो टेस्ट लेके आए हैं उसमें कोई अगर ऐसी चीज़ कोई ज़ाहिर होती है जिससे कि और मज़ीद इलाज की ज़रूरत है, तो वो फिर वहाँ पिन पॉइंट हो जाता है कि आप जो है उनको रास्ता दिखा दिया जाता है कि देखिए ये एक रास्ता है जिस पे हम आपको लेके जा सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर का है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो जैसे फॉर एग्जांपल एक शादीशुदा जोड़ा जो होता है उसमें एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, एक शौहर और बीवी दोनों होते हैं। तो जो शौहर होते हैं उनके इलाज के लिए वहाँ पे हमारे पास मेल यूरोलॉजिस्ट हैं। यूरोलॉजिस्ट तो अगर जैसे अक्सर लोग समझते हैं कि अगर औरत के औलाद नहीं हो रही तो ये औरत का ही कसूर है और इसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखें, फैक्ट देखें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें आप एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। सो बहुत सारे मर्द समझते हैं कि हमारे अंदर तो कोई कमज़ोरी नहीं है तो हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमल होने के लिए, प्रेगनेंसी होने के लिए दोनों पार्टनर्स का इन्वेस्टिगेशन, दोनों पार्टनर्स की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि सही तरीके से पता तयन हो सके कि कहाँ से फिर इलाज शुरू करना है। सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर कि वहाँ मर्दों के लिए भी इलाज है और मर्दों की भी इन्वेस्टिगेशन है और औरतों की भी है। फिर सारे टेस्ट एक ही जगह पे होते हैं, अल्ट्रासाउंड एक ही जगह पे होता है, इलाज एक ही जगह पे होता है, तो अंडर द रूफ वन स्टॉप सर्विसेज मिलती हैं कपल को। ज़बरदस्त। डॉक्टर सफ़िया, आपकी जान मानना चाहूँगी, आजकल मैं ये अपनी नज़रों से देख रही हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, जो शादी हो जाती है, कपल बहुत जल्दी कंसीव नहीं कर पाते, मतलब टाइम लगता है, तो आपको क्या लगता है इसकी बेसिक वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर ये ऑफ़र कर रहा होता है कि अगर एक कपल को एक साथ रहते हुए एज भी उसकी इन बिटवीन, मतलब यंग एज है 25 से
30 ایئرس تک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویٹ کر سکتا ہے 1 سال تک, اس کے بعد آ کے اپنی جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کروا لیں. اگر ایج 35 ایئرس ہے تو ود ان 6 منتھ وہ ہمیں وزٹ کریں, ہم ان کی بیس لائن انویسٹیگیشن کرائیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو لائن آف ٹریٹمنٹ بتائیں گے. اوکے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو لائن آف ٹریٹمنٹ ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم صرف میڈیسنس کے تھرو بھی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی ہم آئی وی ایف پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم آئی یو آئی کر رہے ہوتے ہیں اور تھرڈ جو ہے وہ آئی وی ایف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کویشچن بیسیکلی یہ تھا کہ فیمیل کی جو ہے وہ خالی فیمیل ہی جو ہے وہ ریسپانسبل نہیں ہوتی ہے, میل بھی ریسپانسبل ہوتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. اور سیکنڈلی اگر ہم فیکٹرز کی طرف آ جائیں کہ میل اینڈ فیمیل فیکٹر, اور ایک ہمارا ہوتا ہے ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی. میل فیکٹر اب بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 30% اگر ہم میل فیکٹر لیتے ہیں تو 30% ہی فیمیل فیکٹر بھی آ رہا ہے اس میں. ان ایکسپلینڈ اپروکسیمیٹلی 20% تک آ رہا ہے, اور دونوں کا اگر مکس ہم لیتے ہیں تو 15 to 20% یہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, واو زبردست. اچھا جی اپنی بات بولیں. دیدی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں, میں ذرا ایک سوال تھا میں نے کہا وہ آپ سے کروں گی. پوچھ لیجیے. اچھا مجھے بتائیے گا آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی کی سروسز کے بارے میں جانتی ہوں کہ آپ کی زبانی بھی ذرا ہم جانیں. دیکھیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انڈر ون روف ہماری ساری جو ہے نا سروسز ہیں. ہمارے پاس فری کنسلٹیشن ہے فرسٹ, جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے اس میں ہم بیس لائن انویسٹیگیشن پیشنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں, پھر فردر موو آن ہوتا ہے. ساری لیبس کی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں. اس کے بعد ہمارا اپنا او ٹی ہے, ہمارا جو ہے لیب ہے, آئی وی ایف لیب ہماری اپنی ہے, اور سارے ایمبرولوجسٹ اور جو ہے جتنے بھی ہمارے اسٹاف ہے یہ سب آسٹریلیا سے ٹرینڈ ہوا ہے. واو. ٹھیک ہے, تو ایون سم ٹائم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو بہت چھوٹی چیزوں کے ساتھ بیسٹ علاج پرووائڈ کر دیتے. کچھ میں آپ کو بتاؤں, پیشنٹس آتے ہیں صرف ان کا TSH تھائرائڈ لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھا ہوا ہوتا ہے, ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور کنسیپشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے سینٹر بیسٹ جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ہمارے سارے پروٹوکول, ہماری ساری چیزیں اور پرتھ آسٹریلیا سے جو ہے جو پروٹوکولز ہمیں ملے ہوئے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایون ہمارے جو انسٹرومنٹ ہیں, جو ہمارا میڈیا ہے, جو بھی ہماری چیزیں سب آسٹریلیا ہی سے آ رہی ہیں. واو دیٹس ویری نائس. میم کی جانب بڑھتے ہیں. کیا ہر مریض کا ایک ہی طریقے سے علاج ہوتا ہے میم؟ نہیں کہکشا, ایسا بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر مریض کا ایک ہی طریقے سے علاج ہوتا ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک شادی شدہ جو جوڑا ہوتا ہے تو اس میں ہسبینڈ اور وائف, شوہر اور بیوی دونوں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا نظام بنایا ہے وہ بالکل مختلف ہے اور مردوں کا نظام بالکل مختلف ہے. تو جب جو پہلا سٹیج ہوتا ہے جس میں جب ایک کپل کو خواہش ہوتی ہے فرٹیلیٹی کی یا اولاد کی خواہش ہوتی ہے, تو جو پہلا سٹیج ہوتا ہے اس میں ہم پہلے ان کی ہسٹری لیتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے, اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے, کوئی بیماریاں یا کوئی ایسی چیز ہو. پھر شوہر سے سارے سوال پوچھے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایگزامینیشن کی جاتی ہے. پھر ایگزامینیشن کے بعد کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس سے پھر ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ویئر از دا پرابلم کہاں ہے. تو جو پرابلم ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دکان میں جائیں اور آپ نے کہا کہ اچھا یہ 1 کلو دے دیں یا یہ 1 آدھا کلو دے دیں, ایسا نہیں ہے. بہت ہی کسٹمائزڈ اور بہت ہی پرسنلائزڈ اور بہت ہی انڈیویجولائزڈ جتنے بھی کرنٹ ماڈرن ایویڈنسز ہیں دنیا کے, اس کے حساب سے علاج ہوتا ہے. سو اس لیے اس کو آپ بالکل بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ سب ایک جیسا علاج ہوتا ہے یا سب کے پرابلم بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. لہٰذا یہ بہت ہی کسٹمائزڈ ہوتا ہے, اور اس میں اسی لیے چونکہ یہ اتنا کسٹمائزڈ ہوتا ہے تو جو اس میں لوگ کام کرتے ہیں اس اسپیشیالٹی میں, مطلب یہ سمجھیے ایک اسپیشیالٹی ہے, ایک سب اسپیشیالٹی ہے گائنوکالوجی کی اور یورولوجی کی ایک سب اسپیشیالٹی ہے. تو اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں,
اور ان کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی خاص جو ہے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کے بیسس پہ پھر وہ اس قابل بن جاتے ہیں کہ وہ مریضوں کی ہیلپ کر سکیں. اوکے, واو, دیٹس ویری گڈ. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صفیہ کی جانب. آپ کا ادارہ کس طرح دوسرے سینٹر سے منفرد اور مختلف ہے؟ آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر کیوں مختلف ہے دوسرے اداروں سے؟ جی, ہم یقینی مختلف ہیں. بیسٹ سروسز ہیں ہماری. پرتھ آسٹریلیا کے پروٹوکول فالو کر رہے ہیں. آسٹریلین ڈاکٹرز ہمیں وزٹ کر رہے ہیں, اور جو ہے اگر پیشنٹس خود بھی مطلب کوئی آ کے دیکھنا چاہے تو آپ کو ڈفرینس پتہ چل جائے گا. سکسیس ریٹ ہمارا ماشاءاللہ بہت بہتر ہے. ہم نے فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس فرٹیلیٹی کی ہے پاکستان میں 2019 میں. اس کے علاوہ بھی جو ڈیٹا ہمارا واحد جو ہے سینٹر ہے جو اپنا ڈیٹا پبلش کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ ایون جو سکسیس ریٹ ہے ہمارا وہ بھی ماشاءاللہ 40 IVF کا میں بتا رہی ہوں 40 to 45% سکسیس ریٹ ہے. واو, ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے میرے ساتھ اور میمز کے ساتھ مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو کا مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں میم کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ میم آپ بھی بتائیے گا, میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر دوسرے اداروں سے مختلف کیوں ہیں اور کیسے ہیں؟ شکریہ کہکشاں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو فرٹیلیٹی کے علاج کے لیے اس سینٹر میں آنا چاہتے ہیں. ایک بہت ہی میں کہوں گی افسوسناک بات ہے کہ پوری دنیا میں اب اس وقت چونکہ ایک طرح کا ٹیکنالوجی ہر جگہ پہ, ہر دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ آ چکی ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سب پوری ایران, سعودی عربیہ, ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایک گورنمنٹ لیول پہ, فیڈرل لیول پہ پالیسیز نہیں ہیں کہ یہ سروسز کیسے چلیں گی. جی. سو آسٹریلیا جو ہے وہ دنیا کی ایک امپورٹنٹ کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے جہاں پہ ان کے پاس بہت اسٹرکٹ لاز ہیں, ایتھیکل اور لیگل ان کے پاس فریم ورک ہے جس کے تحت IVF کنڈکٹ ہوتا ہے, یا IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا علاج کرایا جاتا ہے. سو چونکہ کانسیپٹ واحد ایک سینٹر ہے پورے پاکستان میں جس کا کولیبریشن اور جس کی انٹیگریشن اور جس کی مانیٹرنگ ایک انٹرنیشنل لیول کے سینٹر سے ہو رہی ہے جو کہ آسٹریلیا کے اندر ہے. آسٹریلیا میں کانسیپٹ کا سینٹر بہت مشہور سینٹر ہے, لہٰذا بہت جو جتنی بھی پریکٹسز ہیں اس وقت کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر میں, آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر میں, یہ سب وہ انہی لاز کے تحت ہو رہی ہے. تو جو بھی مریض یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں تو ان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی ان ایتھیکل جسے کہتے ہیں ہم کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے کہ ان کی نسلوں میں کوئی ملاوٹ یا کوئی ایسی چیز ہو. یعنی کہ صرف شوہر اور بیوی حد تک جو ہے ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور ساری چیزیں کا علاج ہوتا ہے. سو ایک تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو آپ کے پریکٹسز ہیں, وہ ایک ایتھیکل اور ایک انٹرنیشنل لیول کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سینٹر ہمارا واحد سینٹر جس میں انٹرنیشنل کولیبریشن ہے. سو چونکہ یہ انٹرنیشنل کولیبریشن کی وجہ سے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, جو نئی اس میں انوویشنز آ رہی ہیں یا یہ نئی انٹرونشنز آ رہی ہیں, جیسے کہ جو طریقے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے علاج کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے, زیادہ سکسیسفل بنانے کے لیے, وہ سب چیزیں یہاں پہ بہت جلدی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ریگولر مانیٹرنگ چل رہی ہے وہاں سے, ریگولر ان کی نظر ہوتی ہے. چونکہ ان کا نام ہم استعمال, ان کا نام سے ہی یہ سینٹر بنا ہے نا, تو چونکہ ان کے نام سے سینٹر بنا ہے تو لہٰذا ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے کہ یہ سینٹر بھی ایک ہائی کوالٹی, لیول آف کوالٹی پہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اب ہیلتھ کیئر کے اندر کوالٹی جو ہے, ہیلتھ کیئر کی جو کوالٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ پیشنٹ کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے اور پیشنٹ سیفٹی کے لیے ہوتی ہے. سو یہ جو ہے کوالٹی جسے ہم کہتے ہیں, یہ کیا کوالٹی ایشورنس کہتے ہیں یا کوالٹی کہتے ہیں, یہ بہت کم ہمارے ملک میں بہت کم اداروں کے اندر اس کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ یہ چیز اپنے پریکٹس کے اندر لے کے آتے ہیں کہ ہر چیز کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خرچہ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس دوا جو ہے وہ بیسٹ دوا ہوگی, کوالٹی دوا ہوگی, ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی,
तो फिर वो इसका मतलब है, और सही तरीके से इसको रखा जाएगा, सही तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक लीगल तरीके से उसको इंपोर्ट किया जाएगा, तो फिर उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी फिर वो कॉस्ट भी उसी के हिसाब से होगी. सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर को मुनफरद बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर. वाओ, दैट्स वेरी गुड. बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब. कॉस्ट की बात की मैम ने, मैं जानना चाहूँगी कि इस इलाज में जो है कितना टाइम दरकार है, कितना टाइम लगता है और कॉस्ट क्या आती है, क्या एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सकता है, और क्या इस इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है? देखिए, कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. कुछ पेशेंट को जस्ट सिर्फ मेडिसिन के साथ ही हम ट्राई करवाते हैं और माशाल्लाह कंसीव कर लेते हैं. कुछ किसी और ट्रीटमेंट की नीड होती है. अब जिस पेशेंट को जो नीड होगी हम वही उसको प्रोवाइड करेंगे. अब इसी तरह कॉस्ट भी वेरी करती है. हमारे पास हर तरह का इलाज है और कॉस्ट भी मतलब कम से लेके जो है लैक्स में. आईवीएफ की जाहिर है कि ट्रीटमेंट्स जो हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है उसकी. तो जो है वो जब विजिट करेंगे हमसे फिर ही हम डिटेल आपको दे सकते हैं. जब पेशेंट का पता चलेगा उसको ट्रीटमेंट क्या देनी है हमें. अदरवाइज इस तरह हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि बिल्कुल ऐसा है. और अच्छा मैम, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है? नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है बिल्कुल. इसमें डे केयर होता है, वो भी आईवीएफ में. अगर हम और कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको तो कुछ भी नहीं है, बस जस्ट विजिट करना है और ट्रीटमेंट्स होती हैं उनकी. हाँ, डे केयर में अगर आईवीएफ है तो सुबह से लेकर दोपहर तक एडमिट होना होता है 1 आध दिन के लिए, और इसके अलावा नहीं. ओके, बढ़ते हैं मैम की जानिब. क्या बाजमल का इलाज महफूज है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सो जहाँ तक के इलाज का ताल्लुक होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इलाज हो, इवन अगर सर में दर्द हो रहा है आपके, या आप एक नॉर्मल खाना खा रहे हैं, तो कभी आप खाना खाने में आपकी बदहज़मी भी हो सकती है. तो इसी तरीके से जो भी आप इलाज करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. मगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दवा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही डोज में इस्तेमाल किया जाए, सही दवा सही मरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं. अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि फर्टिलिटी के लिए का जो इलाज है वो ख़ास तौर पे जो औरतों को दिया जाता है तो वो बहुत ही एहतियात से देना चाहिए, बहुत हिसाब किताब से देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा दे दें तो इसका बहुत औरतों पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो इसका जो इलाज है वो आप जब भी अगर कोई समझते हैं कि कोई शादीशुदा कपल है, वो समझते हैं कि भाई इलाज की ज़रूरत है, तो किसी प्रॉपर सेंटर से जाके इलाज करवाएं. ये नहीं कि आप एकदम से जो है दवा फाँकना शुरू कर दें चनों की तरह, बिकॉज उसका मर्दों पे इतना असर नहीं होता, लेकिन औरतों पे उसका बहुत बुरा असर होता है. लिहाजा ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है. तो साइड इफ़ेक्ट तो दुनिया की हर चीज़ का है. इवन अगर आप खाना भी खा रहे हैं और सही तरीके से ना खाएं तो वो उसका भी आपका पेट में दर्द होने लग जाएगी और तबीयत ख़राब हो जाएगी. तो दवा तो ख़ास तौर पे फिर इसका तो बहुत ही एहतियात से करना चाहिए. और काफ़ी दवाइयाँ ऐसी होती हैं एक्सपेंसिव भी होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं. लिहाजा बिल्कुल हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट इसके, अगर ये गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए. ठीक है मैम. अच्छा, कौन कौन सी एहतियात बरतनी होती है जब आपने आईवीएफ ट्रीटमेंट करा लिया, उसके बाद कौन कौन सी एहतियात बरतनी होती है ख़वातीन को और मर्द हजरात को? देखें, मर्द हजरात को तो कोई ऐसा वो अपनी बेगमात की केयर करें ना, केयर करें. ये कि वो फीमेल्स के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेड रेस्ट पे ले जाते हैं पेशेंट को या कुछ नहीं. जाहिर है कि इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं उनको. फिर उसके बाद आफ्टर एम्ब्रो ट्रांसफ़र जब हम बच्चे का बीज रिप्लेस कर देते हैं तो उसके बाद जो है कुछ रेस्ट होता है उनको करना. जो मेडिसिन देते हैं वो प्रॉपर लेनी होती हैं. हमारी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग चल रही होती है पेशेंट पे. हम उनको देख रहे होते हैं मुस्तकिल. और मतलब ये नहीं है कि थोड़ा रेस्ट है इसमें, इसके अलावा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं है. आगे ये नेचुरल प्रेगनेंसी ही की तरह चलता है इंशाल्लाह. बिल्कुल. आपको ये नहीं है कि जो है ये प्रेगनेंसी आईवीएफ है तो ये टोटली डिफरेंट है. नहीं, अच्छा, आईवीएफ जो होते हैं ये मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जो लोग कराते हैं ट्रीटमेंट, उसके बाद लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि बेबी जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता, ऑपरेशन से ही होगी डिलीवरी. तो क्या ये कॉन्सेप्ट उनकी सही है या इस बात में कितनी सदाकत है और कितनी गलत बात है, ये आप लोग बताइएगा, आपकी एक्सपर्टीज़ है.
मैं जवाब देती हूँ इसका। जी। सो बेसिकली देखिए कहकशां, सूरत हाल ये हो जाती है कि ये एक ऐसी एक सिचुएशन है या एक ऐसा सीन क्रिएट होता है कि जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा है, उनके ख़ानदान है, बीवी का ख़ानदान है, शौहर का ख़ानदान है, सब लोग जो है परेशान हैं, सब लोग जो है वो उनको ये फ़िक्र है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और काफ़ी प्रेशर होता है इस पे। तो जो डॉक्टर उनका होता है, डॉक्टर पे भी प्रेशर होता है, और जो लड़की होती है प्रेग्नेंट, जो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हस्बैंड पे भी प्रेशर होता है। सो बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं, मतलब कोई भी डॉक्टर 100% तो नहीं कह सकता कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कभी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि फिर ऐसे पेशेंट्स जो हैं इनको अलाउ नहीं करते कि ये खुद ब खुद लेबर में जाएं और खुद ब खुद डिलीवर हो जाएं। जैसे कि पाकिस्तान में औरतें खुद ब खुद लेबर में चली जाती हैं, घरों में डिलीवर कर लेती हैं, बेचारी कभी कभी कोई देखने वाला भी नहीं होता, बस घर में जो ज़रा बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो हेल्प कर देती हैं। तो एक ऐसा कपल जिसने कि टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज करवाया है, तो उसमें तो सबकी नज़रें लगी हुई होती हैं और डॉक्टर को भी फिक्र लगी हुई होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आखिरी वक्त पे कोई मसला नहीं हो जाए। तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगी कि इसमें चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं सिजेरियन के, मगर मेरे ख्याल में वो टू सम एक्सटेंट वो जो है ना जायज़ भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क और बहुत हाई स्टेक्स प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और अल्लाह ना करे अगर कोई फेलियर हो जाए तो इसमें जो डेवस्टेशन होती है कि फेलियर की जो रिएक्शन या फेलियर का रिस्पॉन्स होता है वो अनबिलीवेबल और बहुत ही ट्रैजिक होता है। सो इसलिए आई थिंक कि डेफिनेटली मैं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है सिजेरियन का। लेकिन बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब के, प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन वो आउटकम की बात होती है ना कि होगा क्या आखिर में, बेबी जब डिलीवर होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, नॉर्मल होगा, टाइम पे होगा या टाइम से ऊपर चला जाएगा। तो कोई भी डॉक्टर नहीं इजाज़त देगा कि टाइम से ऊपर चला जाए। फिक्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर फिक्र बहुत बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर सफिया, जब पहले अगर किसी ने आईवीएफ ट्रीटमेंट से बेबी उनका हो गया, तो क्या दूसरी बार जब वो कंसीव करेंगे तो उनको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा या नॉर्मल? नहीं, ये चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पेशेंट्स हमारे मैंने यहाँ पे बहुत पेशेंट्स देखे हैं, मैं तकरीबन 14 इयर्स से यहाँ पर हूँ। अब जो है ना आईवीएफ से, अगर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिन्हें हम कहते हैं कि वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी उसमें ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, तो जो है ऐसी सूरत में जब वो एक दफ़ा आईवीएफ से कंसीव कर लेते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सेकंड वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं। बाकायदा माशाल्लाह उनके जो है ना खुद ही नेचुरल कंसेप्शन शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद कुदरती तौर पे उनके हमल ठहरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊं, सम टाइम जिन कपल्स का कुछ प्रॉब्लम भी होता है, जैसे मेल फैक्टर आ रहा है या कुछ इस तरह, उनमें भी मैंने देखा है कि अगर आईवीएफ एक दफ़ा उन्होंने करवा लिया, उसके बाद कितने पेशेंट्स हैं जो हमारे पास नेचुरल कंसेप्शन के साथ हैं। वाओ। और थर्ड एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, बिल्कुल, कि जो है ना आईवीएफ में एक दफ़ा पेशेंट ने कंसीव कर लिया, माशाल्लाह उनके मल्टीपल एम्ब्रियोज बन गए, तो 2 बेस्ट एम्ब्रियोज हमारी पॉलिसी है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं, और रिमेनिंग एम्ब्रियोज जो बच्चे के बीज बने हुए हैं वो हम फ्रीज कर सकते हैं, ताकि दोबारा वो कपल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे आ सकता है। वो सिर्फ जस्ट हमें रिप्लेस करने होते। इस तरह भी पूरी कंप्लीट फैमिलीज माशाल्लाह लोगों ने अपनी की हैं, और ये मतलब बता रही हूँ कि इस तरीके से भी होता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है। अच्छा डॉक्टर सफिया, दिमाग में लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे खदशात होते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब नहीं कराना पसंद करते या सोचते हैं, जो भी उनकी अजीब सी बातें होती हैं। तो आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनको किस तरह से उनका माइंड क्लियर करती हैं आप, किस तरह से समझाती हैं कि इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है, या आप नाज़रीन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेशेंट को देखना चाहिए। अगर उन्होंने मतलब शादी को उनके 4-5 साल हो गए हैं, उन्होंने कंसीव नहीं किया है, तो उनको पहले तो अपने बेस मतलब मस्ट है कि वो ज़्यादा डिले ना करें, इसको आएँ, ठीक है, और जो है ना अपने टेस्ट कराएं। वैसे तो रिकमेंडेड 1 ईयर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी नहीं आना चाहते, लेकिन उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो आएँ यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन करवाएं अपनी,
اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو فردر ڈیٹیلز دے رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو, کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ صحیح ہے, جی تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ فتویٰ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ سعودیہ میں دیکھ لیں کتنے آئی وی ایف سینٹر ہیں, دوسری اسلامک کنٹریز میں دیکھ لیجئے کتنے آئی وی ایف سینٹر ہیں. اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ بعد میں بیبی کا کروا سکتے ہیں. تو ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا آپ کو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے آپ بعد میں یہ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. ہمارا بالکل جینون ہوتا ہے, کہیں پہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کوئی ملاوٹ اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں, اور بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ کچھ لوگوں کو میں بتاؤں جسٹ صرف اسٹریس کی وجہ سے بھی کنسیپشن میں پرابلم ہوتا ہے, وہ کنسیو نہیں کر پاتے. ہاں اتنا زیادہ ان کا اسٹریس بڑھ جاتا ہے کہ وہ, اور ایک دفعہ وہ آئی وی ایف کے تھرو کنسیو کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ. میم کی جانب جاؤں گی. ڈاکٹر راحت آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مریض کی معلومات اور علاج کو راز میں رکھا جاتا ہے؟ بالکل. دیکھیں جب ایک ڈاکٹر جب ہمارا جب گریجویشن ہوتی ہے تو ہمیں ایک اوتھ لینا پڑتا ہے. اس اوتھ کے اندر ہمیں قسم کھانی پڑتی ہے کہ ہم مریض کی تمام چیزیں کانفیڈینشیل رکھیں گے. مگر فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ تو خاص طور پہ یہ اس ایریا کے اندر کانفیڈینشیلٹی کا مینٹین کرنا بہت اہم ہوتا ہے. میں نے ارلیئر آپ کو ریفر کیا تھا کہ جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہر گورنمنٹ, ہر کنٹری اپنے ایک لاز بناتی ہے, اور یہ لاز جو ہوتے ہیں یہ مریض کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ پروٹیکشن کے اندر کانفیڈینشیلٹی آتی ہے کہ کبھی بھی جو مریض کا نام یا اس کے ہسبینڈ کا نام کبھی بھی کسی بھی فورم پہ, جیسے کہ اگر کوئی آپ اپنے ریزلٹس پریزنٹ کرتے ہیں کہیں جا کے, تو اس میں پھر آپ مریض کا نام نہیں لیتے, نہ مریض کے ہسبینڈ کا نام لیتے ہیں. آپ صرف اپنے اسٹیٹسٹکس پریزنٹ کر سکتے کہ ہمارے پاس اتنے مریض آئے, ان کے ساتھ ہم نے ٹریٹمنٹ دی, ان کا رزلٹ یہ نکلا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانفیڈینشیلٹی کا مینٹین کرنا, ایک تو انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت, اور دوسرا کوالٹی ایشورنس کے تحت. کہ جب کوالٹی ایشورنس کے جو میتھڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک آئی وی ایف سینٹر میں اپلائی ہوتے ہیں, اس کے اندر کانفیڈینشیلٹی کا مینٹین کرنا, یعنی کہ جو لوگ لیب میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سیمپل جو ہے یہ کس کا سیمپل ہے. اس میں ایک نمبر ہوتا ہے, وہ نمبر اسپیسیفک ہوتا ہے, یعنی وہ نمبر سے وہ ٹریس نہیں کر سکتے کہ یہ مریض کون ہے. یعنی کوئی بھی اگر آپ کے پورے سینٹر میں کوئی اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے وہ اس کو ٹریس نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ سب نمبرز سے, وہ اسپیسیمنز جو ہیں وہ سیکیورڈ ہوتے ہیں, اور وہ نمبر سے جو ہے وہ میچنگ سے علاج چل رہا ہوتا ہے. سو کانفیڈینشیلٹی کسی بھی میڈیکل فیسلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن آئی وی ایف سینٹر میں تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور یہ ہمارے کوالٹی ایشورنس کا حصہ ہوتی ہے اور ہمارے یہ پروٹوکالز کا حصہ ہوتی ہے. زبردست. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صفیہ کی جانب, ان سے جانتے ہیں آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر کی کراچی کے علاوہ کتنی برانچز اور دوسرے شہروں میں واقع ہیں. جی ہماری دو جو ہیں ہماری فلی اسٹیبلشڈ برانچز ہیں, جو کہ ایک کراچی میں ہے اور دوسری لاہور میں ہے. اس کے علاوہ 2 کوارڈینیشن سینٹر ہیں, ایک کوئٹہ میں ہے اور ایک ملتان میں ہے. کراچی میں ہماری یہ واحد برانچ ہے جو 3 تلوار گلف مارکیٹ کے پیچھے ہے, اور یہ واحد برانچ ہے جو آسٹریلیا پرتھ سے منسلک ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب آپ کی کراچی کے علاوہ کوئی, کراچی میں صرف ایک واحد برانچ ہے جو کہ گلف کے پاس ہے. ٹھیک ہے, باقی اس کے علاوہ ان کی کوئی اور برانچ نہیں. اگر آپ ان کی مطلب غلط فہمی میں کسی اور سینٹر جاتے ہیں تو دیکھ لیجئے گا کہ وہ منسلک آسٹریلین ہے یا پھر نہیں. اگر ایسا کوئی سین آپ کو لگے کہ کوئی 2 نمبر ہے, کیونکہ کوئی اور بھی شاید آئی تھنک کوئی برانچز کسی اور ادارے کی بھی ہے کراچی میں کانسیپٹ کے نام سے, تو وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر کراچی میں ایک ہی واقع ہے جو کہ منسلک ہے آسٹریلیا سے. ٹھیک ہے جناب, میں نے آپ کو کلیئر اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ زور دینا لازمی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بولیں کہ ہم تو گئے تھے اور وہاں پر
जो है डॉक्टर सफिया भी नहीं मिली, डॉक्टर राहत भी नहीं मिली, तो ये क्या बात हो गई? तो ज़रा इस चीज़ को मैं क्लियर कर देती हूँ नाज़रीन आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से मोहब्बत है। अच्छा, बढ़ते हैं मैम की जाने। मैम आपसे जानना चाहूँगी, अच्छा ये सवाल भी मुझे लगता है कि सफिया से ही जान लेते हैं, मैम को थोड़ा रेस्ट देते हैं, बहुत बुलवा लिया, कितना बुलवाओगी कहकशां। क्या आपका सेंटर बांझपन की वजूहात और इसके इलाज से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करता है, मतलब सेमिनार्स? जी बिल्कुल, सेमिनार्स करते हैं। पहले तो हमारी अवेयरनेस कुछ जो थी क्लासेस वगैरह हमारे अपने सेंटर में भी हो रही थी। इसके अलावा भी हमने जो है सेमिनार्स किए हैं, मुख्तलिफ पीसी वगैरह में हमारे सेमिनार होते रहते हैं। और आपको पता ही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने की है 2019 में। ठीक है जी। वाओ, किसी मरीज के इलाज का तजुर्बा या सच्ची कहानी बता सकती हैं आपकी ऐसे ज़बान? जी बहुत सारे मरीज हैं जो माशाल्लाह फैज़याब हुए हैं, यहाँ से जो है मुस्कुराते हुए गए हैं। माशाल्लाह थाउजेंड्स में मैं कहूँगी ऐसे लोग हैं। कुछ लोगों का तो जो है बहुत ही सिंपल, बिल्कुल मैं बताऊँ, एक पेशेंट का बहुत ही गरीब पेशेंट था जो ठेले पे वो नहीं लगाते हैं, और उसको हमने सिंपल इलाज दिया था और उसकी 16 साल की इनफर्टिलिटी मतलब था, फर्टिलिटी 16 साल की थी, और उसके बाद उसने एक ही उसमें मेडिसिन्स के साथ कंसीव किया। माशाल्लाह उसका बेटा हुआ है। और हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, ट्विंस होने के चांसेस भी होते हैं आईवीएफ टेस्ट? बिल्कुल जी, हमारी जो पॉलिसी है उसमें 2 बेस्ट एम्ब्रियोज हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अगर दोनों ही इम्प्लांट हो जाते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत होते हैं। इसके अलावा अब हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को भी प्रमोट कर रहे हैं कि एक एम्ब्रियो भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ठीक है मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि जो हमारे माशरे में इतना ज़्यादा जो देखी जा रही है कि लोग कंसीव नहीं कर पाते, तो इसकी वजह बेसिक तो हमने शायद डिस्कस की, स्ट्रेस है। इसके अलावा आप क्या समझती हैं, क्या बेसिक वजूहात हैं आपकी नज़र में? ये कहकशां ये बहुत ही संजीदा किस्म का सवाल है, और इसकी जो डेटा है हमारे पास या जो साइंस इसके बारे में क्या कहती है, कुछ तो इसमें कुछ साइंटिफिक डेटा है, कुछ हमारे कल्चर से और उससे कुछ चीज़ें जो है मुंसलिक हैं। जो साइंटिफिक डेटा है वो ये बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर मर्दों की फर्टिलिटी कम होती चली जा रही है। अब उसकी एग्जैक्ट वजूहात क्या हैं? माहौल की आलूदगी है जिसकी वजह से, क्योंकि जो मर्दाना जो जरासूमें होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रैजाइल होते हैं। जो माहौल की आलूदगी है या जो लाइफस्टाइल है, बहुत देर तक रातों को जागना, लंबे अरसे के लिए कुर्सियों पे बैठ के काम करना, और जो है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्पर्म्स की जो ग्रोथ होती है और स्पर्म्स की जो नशो नुमा होती है उसमें इंटरफियर होती है। फिर दूसरी बात है स्मोकिंग, कि बहुत सारे लोग हैं जो कि समझते हैं कि स्मोकिंग तो कोई चीज़ ही नहीं है और बहुत इसको समझते हैं बड़े कूल और बड़ी स्मार्ट चीज़ है। फिर ये बात है कि पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप स्मोक नहीं भी करते, लेकिन अगर आप स्मोक की एटमॉस्फेयर में, यानी आप अपने काम पे एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 10 लोग हैं और उस 10 लोग में से 4 लोग स्मोक कर रहे हैं वहीं बैठ के, तो वो पूरे 10 लोग उस पर इफेक्ट हो रहे हैं। इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। अनफॉर्चुनेटली ये पैसिव स्मोकिंग में आ जाता है, और अगर आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे उस माहौल में रहते हैं तो आप सोच लें कि फिर आपके जिस्म के जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर डाइट के अंदर भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारा जो इस वक्त एक समझिए सोशल एक प्रॉब्लम हो गया है कि हम बैठ के सारा वक्त जो है अपने फ़ोन को देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। एंड ये चीज़ें जो होती हैं मर्दों के लिए ख़ास तौर पे इससे, और फिर उसके बाद मेंटल इलनेसेस भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं दुनिया के अंदर। स्ट्रेस, और सिर्फ हम स्ट्रेस तो हम कहते हैं जैसे कि हमने कहा कभी नज़ला ज़ुकाम हो गया, स्ट्रेस हो गया, लेकिन मेंटल इलनेसेस एक हकीकत है, जैसे कि एक फ़िज़िकल इलनेसेस हकीकत है, मेंटल इलनेसेस भी हकीकत है। और अगर इसका इलाज जो लोग कराते हैं तो जो इसका इलाज होता है वो भी स्पर्म्स को डिप्रेस कर देता है, उनकी जो एक्टिविटी है और उनकी प्रोडक्शन को डिप्रेस कर देता है। सो आई थिंक एक तो ये चीज़ है। फिर दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक हमारी कल्चरल कुछ है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ही स्ट्रेंज एक कल्चरल हमारा एक चीज़ है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि शौहर जो है वो गांव से जो है पाकिस्तान कराची में आके काम कर रहा है,
महीनों काम कर रहा है, सालों काम कर रहा है, और बीवी जो है वहाँ परेशान है कि औलाद नहीं हो रही है, या शौहर जो है वो दुबई में बेचारा काम कर रहा है और घर वाले परेशान है कि औलाद क्यों नहीं हो रही। 1 महीने के लिए तो आया था, तो 1 महीने सारे हांडी को पक जाना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था। सो ये जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली ये कल्चरली कुछ मुआशी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई रिश्ता आया है, वो लड़का तो दुबई में रहता है, तो भाई बहुत अच्छी बात है कि वो दुबई में रहता है या कतर में रहता है या बहरीन में रहता है, तो चलो शादी कर देते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। ये हमें नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, या उसकी उस किस्म की लाइफस्टाइल से उस औरत की लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। Exactly. और शादी के जो शुरू के चंद साल होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं उसकी फर्टिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो साल इसी में गुजर जाते हैं कि आपकी जो है अपनी आमदन और अपनी मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए। सो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा ज़ाहिर होती चली जा रही है, और फिर कि क्योंकि हमारी कुछ साइंटिफिकली भी कुछ प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर हो रही हैं, और कुछ हमारी कल्चरल और सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कि डेफिनेटली लोगों को फर्टिलिटी के में अंदर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और रेशो बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते हैं डॉक्टर सफिया की जानिब, पीजीज फैमिली बैलेंसिंग क्या है? जी हाँ, फैमिली बैलेंसिंग बिल्कुल कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में हम कर रहे हैं। फैमिली बैलेंसिंग का मतलब है कि माशाल्लाह एक कपल के पास बेटे या बेटियां हैं, और किसी को होता है कि जी मैं अपनी बेटे ही बेटे हैं तो मेरी बेटी भी होनी चाहिए, तो ये हम फैमिली बैलेंसिंग में कर रहे हैं। किसी की बेटियां ही बेटियां हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे पास बेटा हो, तो हम जो है ना फैमिली बैलेंसिंग में उनको हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि नॉर्मल डिलीवरीज हैं पहले एक पेशेंट की, जो 3-4 बच्चे जो हैं उनके नॉर्मल है, चाहे वो बेटियां हैं चाहे वो बेटा है, उसके बाद वो आईवीएफ करा सकते हैं? वो अगर किसी वजह से लाइक उनके ट्यूब्स बाद में ब्लॉक्ड हो गए और उनको अपने और बच्चों की ज़रूरत है तो वो करवा सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से अब वो नेचुरल कंसेप्शन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल उनके, लेकिन हमें फिर कुछ टेस्ट चीज़ें देखनी होंगी कि क्या वजूहात हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इनको हो रही है, क्या वजह है कि ये आगे दोबारा कंसीव नहीं कर पा रहे। इसके साथ अगर हमें लगता है कि हाँ इनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या मेल फैक्टर आ गया है, क्योंकि सीमेन में भी फ्लक्चुएशन आ रही होती है सम टाइम, एकदम से स्पर्म काउंट वगैरह या मोटिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो उस सूरत में फिर हम कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ सकते हैं हमारे पास। ओके, तो जो भी शादीशुदा हजरात हैं जिनको औलाद की ख्वाहिश है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आपने इस बारे में सोचा, डॉक्टर्स को भी दिखा दिया, लेकिन आपको एक ऐसी राह फरार नहीं दिखी, एक ऐसी एक फरिश्ता नुमा लोग नहीं दिखे जो कि आपकी ख्वाहिश, आपकी ख्वाब की तकमील कर सके, तो जनाब ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर आप लोगों के लिए हाजिर है। लेकिन ये बात इस बात पे बार बार इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि कराची में इनकी एक ही वाहिद ब्रांच है जो कि गल्फ़ के पास है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से मुंसलिक है। अगर आप कहीं और जाते हैं तो प्लीज़ इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ये ऐसा ना हो कि फिर मैं रिपीट करूँगी कि डॉक्टर सफ़िया और राहत, डॉक्टर राहत ना मिले आपको और आप बोले मैं वहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन डॉक्टर साहिबान वहाँ पर मौजूद होंगे और आपको जो है वो फैज़याब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आप वहाँ से कंसीव कर लेते हैं तो अपनी दुआओं में हमें, हमारे चैनल को, मुझे, मेरी डॉक्टर साहिबान को याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआएं जो है वो किस्मत बदल दिया करती हैं, दुआएं जब रंग ले आती हैं तो आपको नहीं पता। और जो लोग परेशान है ना कि औलाद नहीं हो रही और माशरा जो कि जीने नहीं देता, ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि 1 साल या 6 महीने, 3 महीने ही गुजरे होते हैं तो हमारी आंटियां पूछने लग जाती हैं, बात सुनो क्या मसला है, दिखाओ अपनी बहू को कहीं चेकअप करवाओ। ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम, 1 साल, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा 1 साल का रिलीफ उन्होंने भी दे दिया। तो आप लोग क्यों इस बात पे इतनी जज्बाती हो जाती हैं? और जो सासें होती हैं हमारी, वो उनकी बातें सुन के जो अपनी बहू को प्रेशराइज कर रही होती हैं कि बस अब ये हो जाना चाहिए। भाई आंखें झपकते ही ऐसा नहीं हो जाता कि पलकें झपकी और जो है वो सुबह ख्वाब की तकमील हो गई। ज़रा रुकिए, ज़रा सब्र कीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो 1 साल का टाइम उन्होंने भी दिया है, डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर सफिया ने। आप भी थोड़ी तसल्ली के साथ और तहम्मुल के साथ, मेरी बातों में सदाकत है या नहीं, आप लोग बताइए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब बात थोड़ी जैसे कि मैंने कहा कि कोई हांडी पकी पकाई हांडी आई, एक रात में नहीं पकती है, उस किस्म की चीज नहीं है।
ایسا ہی ہے, پتہ نہیں کیوں ہمارے. اور چلیں اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ لاحق بھی ہے تو ہم بحیثیت معاشرہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ٹیس نہ کریں, اس کو ٹونٹ نہ کریں, لیکن ہم لوگوں کو تو بس مزے جو ہیں وہ چٹکھارے بھی لینے ہیں, تو گوسپ بھی کرنی ہے, تو یہ بھی کرنی ہے. اور آج کل گوسپ صرف جو ہے وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی, مرد حضرات بھی جو ہے وہ اس سرگرمی میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور میں عجیب پریشان ہوں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے بھائی. مطلب آپ کو اللہ پاک نے آدمی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, آپ کے جو دوسرے ذمہ داریاں ہیں باہر کی آپ وہ نبھائیے, خواتین کی جو ڈیوٹی ہے وہ ان کو کرنے دیجیے. تو یہ آپ لوگ بتائیے ذرا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں, ہم لوگ کیوں بحیثیت قوم جو ہے کسی کو اتنا خوش نہیں رہنے دیتے. اگر ان کے پاس اولاد نہیں بھی ہے ان کو چاہیے, لیکن وہ بہت پریشرائز, مطلب اسٹریس ایک بیسک وجہ ہے کنسیو نہ ہونے کی, اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کہکشاں ہمارے ایک استاد تھے, قرآن کے استاد تھے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ ہمارے دین میں, ہمارے ریلیجن میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو ہنسنے لگے, کہنے لگے دیکھیے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمارے زمانے میں, وہ اب تو دنیا سے چلے گئے بیچارے, کافی عمر تھی ان کی, تو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اگر ایسا ہوتا تھا تو کوئی بھی اس کو مائنڈ نہیں کرتا تھا, سب اس کو کہتے تھے یہ اللہ کی رضا ہے. اور جو بھی خاندان کے بچے بچیاں ہوتے تھے وہ ان کے بھی بچے بچیاں ہوتے تھے. اور آپ دیکھیے نا قرآن کے اندر کتنا زیادہ ہے کہ اللہ پاک پروردگار نے جب ان کا حکم ہوا, اللہ کا حکم ہوا, تو کتنی عمر میں جا کے جو ہے اولاد پیدا ہو گئی. تو آئی تھنک کہ پہلی بات تو یہ کبھی بھی انسان کو نا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بھی یہ بات کہی تھی, بہت اچھی بات ہے یہ, نا امیدی کا تو بالکل کفر ہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کو اللہ کی ذات پہ بہت مضبوطی سے نا اس پہ وہ رکھنا چاہیے, اپنا اطمینان اور اپنا یقین رکھنا چاہیے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کسی غلط نظریے پہ یا کسی غلط سوچ پہ نہیں جائیں, کیونکہ کبھی کبھی لوگ بہت غلط قسم کی حرکتیں کر دیتے ہیں اولاد کی خاطر, یہاں تک کہ نعوذ باللہ لوگ نا کسی کی جان بھی لے لیتے ہیں. جی ایسا بھی ہو جاتا ہے. سو آپ پلیز اپنا جو بھی حق حلال کا طریقہ ہے, جو بھی صحیح طریقہ ہے, جو بھی سائنٹیفک طریقہ ہے, اس پر جائیں. آپ دعا کریں, آپ ضرور دعا کریں, آپ خود سے دعا کریں, اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں, مگر کوئی غلط طریقہ نہ اپنائیں کہ جس سے کہ آپ کو نقصان ہو یا کسی اور کو نقصان ہو. بالکل صحیح بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے جو ہے 110% اگری کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صفیہ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ میں ایج میٹر کرتی ہے؟ جی بالکل ایج میٹر کرتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایج فیکٹر جو ہے یہ فیمیل کے لیے بہت میٹر کرتا ہے, لیکن اب میل کے لیے بھی میٹر کرنے لگا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ نہیں میل تو میل ہے, لیکن اب جو ہے سیمن میں بھی جو ہے فلکچویشن آ رہی ہے. فیمیل کے لیے جو ہے جو بیسٹ کنسیپشن ایج ہے وہ ان بٹوین 25 to 34 ایئرس ہے. آفٹر 35 جو ہے کنسیپشن ریٹ تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 40 کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہی ہے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں. جتنی جلدی جائیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اور جلدی کی بات جب آئی ہے تو جلدی جلدی ہمارا پروگرام ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ناظرین. مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ پروگرام جو ہے باتیں کرتے کرتے اتنی اویئرنیس فراہم کری تھی. ہم لوگ بات کرتے آسٹریلین کانسیپٹ فرٹیلیٹی سینٹر کے بارے میں. میں میسج جان لینا چاہوں گی میم آپ سے, ڈاکٹر راحت فرمائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گی ناظرین کو؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا شادی شدہ کپل ہے جن کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو بالکل ایک دم سے پریشان نہ ہوں, اور جب آپ کو لگے کہ اب آپ سے برداشت سے باہر چیز ہو رہی ہے تو کسی صحیح جگہ پہ جا کے صحیح مشورہ لیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کی انویسٹیگیشن ہو سکے, اسیسمنٹ ہو سکے, آپ کو صحیح راستے پہ لگایا جائے. بالکل. اور کسی بھی مطلب اس کو اپنے آپس کے تعلقات کو خراب نہ کریں, خاص طور پہ شوہر اور بیوی آپس میں اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں, یا گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو خراب ہوں اس نوبت تک نہ پہنچیں جہاں پہ تعلقات خراب ہونے شروع ہو جائیں. بالکل. واٹ اے بیوٹیفل میسج. آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ڈاکٹر صفیہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے کپلس ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وزٹ کریں, اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. واٹ اے بیوٹیفل میسج. آپ دونوں نے بہت خوبصورت میسیجز دیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. دونوں ڈاکٹر صاحبان کا, ڈاکٹر راحت آپ کا بھی, ڈاکٹر صفیہ آپ کا بھی. انشاءاللہ زندگی رہی تو مسکراتے مسکراتے پھر ایک دفعہ ملیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.